नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और परसों से जब से कांग्रेस की जो समन्वय समिति थी उसकी बैठक हुई है, उसके बाद में फिर कुछ जो है, आपको पता ही है कि हर बार कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। तो अब की बार जो नया मिला है हमें वो है कि जो नया गठबंधन है वो मीडिया, कुछ पत्रकार हैं, उनका जो है वो बहिष्कार कर रहा है। अब ये बड़ी अजीब सा तर्क है उनका, लेकिन उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे और इसके विश्लेषण को बड़े सटीक तरीके से करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हो सकता है आप मेरे जो विचार है उनसे सहमत नहीं हो, और जैसे पिछले एक दो वीडियो मैंने बनाए थे और उसमें जो है वो कुछ लोग जो है उसके अगेंस्ट जाके भी कुछ कमेंट्स करते हैं, तो खैर ये चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इस कांग्रेस पार्टी के अलायंस की। कांग्रेस पार्टी की जो समन्वय समिति थी, बड़े दिनों से ये लग रहा था कि अब जो है वो तीसरी बैठक हो चुकी है, इसके बाद में कुछ नया मिलेगा, सीट शेयरिंग पे बात होगी, लेकिन नहीं। तो इससे एक चीज तो ये साफ निकल के आ रही है कि जो गठबंधन है वो सीट शेयरिंग वगैरह पे इस पे अभी सहमत नहीं हो पाया, इसलिए ये जो है वो हर मीटिंग में जो है वो कुछ नया ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब की बार जो था वो कुछ पत्रकारों का बहिष्कार का ये मुद्दा लेके आ गए। अब इससे एक चीज तो ये साफ साबित होती है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अगर तो इनकी समन्वय समिति की मीटिंग होनी थी तो इसमें यह तय था पहले एजेंडा कि जो है वो सीट शेयरिंग के ऊपर ये आपस में मिलकर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में अभी जो है, पहले वीडियो में हमने बात की थी पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडर्स के आमने सामने होने की, और उसके बाद में जो है अब हरियाणा से भी वैसी खबरें आ रही है। तो दिल्ली के बाद में पंजाब हमारा निपट लिया, इसके बाद में हरियाणा जो है वो निपटने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ में जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रैलियां कर रहे हैं। ये अब तक की जो है वो जो विधानसभा चुनावों के लिए लेके जो है वो नया कुछ चल रहा है। और अब खबरें आ रही है कि जो है लोकसभा चुनाव में ये साथ लड़ेंगे, तो अब विधानसभा में ये साथ नहीं लड़ने वाले, लोकसभा में ये लड़ने वाले हैं। तो क्या विधानसभा में आप एक दूसरे को गालियां देंगे और लोकसभा में उम्मीद है कि एक जगह हो जाएंगे? तो ये एक नैरेटिव सा जो है वो तैयार हो रहा है। अब हम आते हैं सीधा कि पत्रकारों का ये बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, हम उसी के ऊपर, क्योंकि आज का हमारा जो विश्लेषण है वो उसी के ऊपर है। तो पत्रकारों में हमने एक चीज तो एक नोट की है कि पिछले कुछ सालों से जो है वो पत्रकार जो लॉबी है, एक गोदी मीडिया जो सरकार की जो है जिनको सरकार की फेवर में बात करते हैं उनको गोदी मीडिया की बातें की जा रही है, उनको गोदी मीडिया नाम दिया गया। इसके अलावा जो है वो दूसरी लॉबी जो है वो लुटियंस लॉबी हो गई, जो सरकार का कितना भी अच्छा काम करे उन्होंने विरोध में बात करनी है, तो वो मोदी विरोध से लेके, सरकार विरोध से लेके फिर राष्ट्र विरोध तक भी जाते हैं वो पत्रकार। अब एक नया वर्ड और निकल के आ रहा है और वो है चरण वाला, जो एक नया आ रहा है चरणबद्ध जो पत्रकार है, अब वो एक और चीज आ रही है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि 2014 से पहले अगर हम देखें तो 2014 से पहले जो है वो मीडिया सरकार बनाने से कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा यहां तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता था मीडिया का। लेकिन 2014 के बाद में जो है वो ये धीरे धीरे कम होता चला गया। तो एक वो लॉबी जो पहले इसमें शामिल थी अब वो बहुत परेशान है। अब आप समझ गए होंगे कौन सी लॉबी की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पत्रकार आते हैं, चाहे वो रवीश कुमार लो, अभिसार शर्मा लो, और ये लोग जो है वो हमेशा इनका एक नैरेटिव होता है कि मोदी विरोध में बात करनी है, चाहे आपका G20 सफल हुआ नहीं हुआ इनको कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो उठा के देखें, उनके कंटेंट भी यही है। और बड़े मजे की बात तो ये है कि रवीश कुमार जो है वो 2014 तक, इनका हृदय परिवर्तन कैसे होता है वो भी हम समझ लेते हैं। 2014 7 अगस्त 2014 का रवीश कुमार का एक ट्वीट है, आप उसको उठा के देखें तो उन्होंने जो ट्वीट किया था वो किया था कि चाहे बदले की भावना से ही कार्रवाई हो, लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब अगर कार्रवाई होती है तो फिर वो बोलते हैं कि सरकार जो है वो ईडी और जो सीबीआई है तो इसको जो है वो गलत तरीके से जो है वो डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये हृदय परिवर्तन कहते हैं इसको। और साथ में जो है इनके जो वीडियो जो है वो विदेशों में भी देखे जाते हैं, क्योंकि कुछ जो कंट्रीज है जो बिल्कुल मोदी के अगेंस्ट है तो वहां पे इनके वीडियो जो है वो बहुत चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इनके व्यूज जो है वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जो है वो वीडियो ट्रेंड कर जाता है। अभिसार शर्मा की बात करें तो अभिसार शर्मा तो बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी को पत्रकारिता के नाम पे अगर कोई दब्बा, या जिसकी हम बात करें कि उसको पत्रकारिता का कोई मतलब ही नहीं पता, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात आपको हो सकता है चुभेगी, लेकिन ये इसका विश्लेषण होना भी जरूरी है। क्योंकि अभिसार शर्मा जो है वो न्यूज क्लिक में एंकरिंग करता था, और आज जैसे
आपने देखा होगा मोदी 2.0 जो लिया था, रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये G20 को मोदी 20 बोलता था। तो मोदी 20 का जो पार्ट 2 था उसमें एक बात बड़ी उसने बोली थी कि ये जो है वो मोदी ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, और उसने एक हवाला दिया था न्यूयॉर्क टाइम का, और न्यूयॉर्क टाइम में कुछ खबरें छपी थी वो उसको लेके जो है। तो अब आपको मैं बता देता हूं, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर नहीं थी, ये किसी के आर्टिकल थे, और आर्टिकल देने वाले कौन थे? वो इंडियंस ही थे। जैसे किसी एक अखबार में एक न्यूज होता है, एक आर्टिकल होता है। जैसे मैं अगर किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल दूंगा तो उसमें वो मेरे पर्सनल व्यूज देंगे, तो वो आर्टिकल पढ़ के सुनाता है और देखा जी ये न्यूयॉर्क टाइम में। लेकिन वो पत्रकार ये भूल जाते हैं, जब अगर ये न्यूयॉर्क टाइम का हवाला दे रहे हैं तो न्यूयॉर्क टाइम का हवाला आज हम इस वीडियो में भी लेते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम में ही एक खबर छपी थी कि चाइना जो है वो न्यूज क्लिक वालों को पैसा देता है मोदी विरोध एजेंडा तैयार करने में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त जब न्यूज क्लिक पे जो है वो रेड पड़ी थी, उस वक्त जो है इसके पत्रकार थे अभिसार शर्मा। लेकिन अभिसार शर्मा जो है वो इनके बिल्कुल पक्के यार है, लंगोटिया यार है, तो ये वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए इनका दोगलापन यहाँ पे सामने निकल के आता है। तो एक वो लॉबी थी जो अब 2014 के बाद में ये बड़ी परेशान चल रही है, तो इनका नैरेटिव होता है मोदी विरोध में बात करना। अब हम दूसरे पत्रकारों की भी बात करते हैं जिनको ने इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, इन्होंने जो है इनका बहिष्कार किया है। और बहिष्कार की एक हद होती है, वहां तक इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने जो है न्यूज चैनल का बहिष्कार करना था, लेकिन इन्होंने पत्रकारों का बहिष्कार किया है। और पत्रकारों के जो बहिष्कार की जो लिस्ट सामने आ रही है, नाम जो सामने आ रहे हैं वो कल से ट्रेंड कर रहे हैं। सुधीर शर्मा हो गया, चित्रा त्रिपाठी हो गया, इसके अलावा चित्रा त्रिपाठी के अलावा जो है वो इसमें रजत शर्मा का हालांकि अभी नाम नहीं है, संदीप चौधरी हो गया, सुशांत सिन्हा हो गया, नाविका कुमार हो गई। तो ऐसे जो है वो बड़े बड़े पत्रकारों के नाम जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। अब जो है, अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं कि ये जो पत्रकार है उनका इसमें क्या रोल है और कितना जायज है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी जो थे ये हालांकि कंट्रोवर्सियों में रहते हैं, और अभी भी आपको पता हो कि बेंगलोर में इनके अगेंस्ट जो है वो एक एफआईआर की गई है। अब किसी मुद्दे को हो सकता है सुधीर चौधरी की अगर हम बात करें तो सुधीर चौधरी जो है वो पहले डीएनए से बड़े फेमस हुए थे, और डीएनए के बाद में अभी एक स्मृति ईरानी के साथ उनका जो है वो आज तक के जो मंच था उसके ऊपर एक इंटरव्यू था जिसमें स्मृति ईरानी ने उनके तिहाड़ यात्रा की बात की थी। तो तिहाड़ जेल में ये जो है वो कुछ दिनों के लिए रहे थे अपने साथियों के साथ, और वो मुद्दा था कि स्टिंग ऑपरेशन करके जो एक खुलासा हुआ था कि उन्होंने जो है वो जिंदल से जो है उस वक्त जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे उनसे उन्होंने पैसे की डिमांड की थी। अब ये तो देखो मीडिया हाउस की जो है वो कहीं ना कहीं, माने चाहे नहीं माने, कुछ मीडिया हाउसेज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद में जो है उस बात को दबाने के लिए वो जो है वो पैसों वसूली का काम कुछ मीडिया में हम कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि वो पकड़े भी जाते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन सुधीर चौधरी जो है वो डीएनए में विश्लेषण करते थे, लोग उसको बहुत फॉलो करते थे, देखते थे, वो पसंद भी आता था उनको प्रोग्राम। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक चीज हमें समझने की पड़ेगी कि कई बार जो है उनके वीडियो ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ को मतलब दोगली बात करने वाले से हो जाते हैं। तो वो जायज है कि ठीक है सुधीर चौधरी का जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो इनका बहिष्कार करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज चैनल की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं पत्रकारों को न्यूज चैनल के साथ में भी अभी जोड़ूंगा, न्यूज चैनल के साथ में इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि जी न्यूज जो था वो सुभाष चंद्रा का था, और सुभाष चंद्रा जो थे वो बीजेपी के लीडर थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक आइडियोलॉजी सेट हो जाती है, और आइडियोलॉजी कैसे सेट होती है, जैसे मैं हूं तो मैंने या किसी भी पत्रकार ने जो है वो वोट करने का सबको अधिकार होता है, और जब इलेक्शन होते हैं तो ये भी अपना वोट करते हैं। अब हम वोट किसको करते हैं? जो आइडियोलॉजी हमें पसंद होती है, जिसके विचारों से हम जो है वो प्रभावित होते हैं, हम उनको वोट देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी के उसमें प्रभावित हूं, मैं चाहे बीजेपी को वोट दूं चाहे कांग्रेस पार्टी को वोट दूं, तो इससे एक आइडियोलॉजी सेट हो जाती है कि मैं जो है वो उस पार्टी की हमेशा जो है वो फेवर में बात करूंगा, मैं उसकी नेगेटिव चीजों को बात नहीं करूंगा, मैं फेवर में बात करूंगा। तो ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो एक तो ये बात चीज हमें समझनी चाहिए। दूसरा जो है, अब हम आते हैं, दूसरा आता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में ऐसे होता है कि बड़े बड़े जो है वो जितनी भी जो सरकारें होती है वो मीडिया उसको जो है वो ऐड देते हैं, और ऐड से इनको पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है खबरें, जो पॉजिटिव खबरें हैं उनको चलानी पड़ती है। ये इसका दूसरा रीजन है। दो बड़े रीजन की हमने बात की थी। एक, मीडिया हाउस जो है उसका मालिक जो है वो कौन सी विचारधारा से आता है, पत्रकार की विचारधारा क्या है, और तीसरा जो आता है वो है कि सरकार से उसको कितना कॉमर्शियली जो है एड में पैसा मिलता है, वो कितना मिलता है, उस हिसाब से जो है वो खबरें तय होती है।
अब पत्रकारों के पास मुसीबत ये है कि पत्रकार जो है वो खुल के ना तो वो मीडिया उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ना सरकार के अगेंस्ट बोल सकते हैं, ना उनके फेवर में बोल सकते हैं। और जब ऐसी चीजों में उंगली उठाई जाती है तो वो सीधी पत्रकार के ऊपर उठाई जाती है। अब देख, जैसे अभी अब नई बात लेते हैं हम, सुधीर चौधरी पे जो एफआईआर हुई है बेंगलोर में, तो क्या उनका मीडिया उस आज तक उनको बचाएगा? अब ये देखने वाली बातें हैं, तो ये एक चीज हमें समझनी चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं जैसे न्यूज़ 24 की आप खबरें उठा के देखोगे तो वो हमेशा गठबंधन को बड़ा चढ़ा के बात करेगा, कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो उनका जो मालिक है राजीव शुक्ला, वो कांग्रेस पार्टी से है। अब आप उसको क्या कहोगे? तो वो जो है वो फिर बीजेपी को घेरने में लगे रहते हैं। तो ये एजेंडा चलता रहता है। और संदीप चौधरी पहले उसी चैनल में थे, अब वो जो है वो एबीपी में भी, आई थिंक एबीपी न्यूज या जी न्यूज में वो आ गए। तो ऐसे जो है इनके ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं। लेकिन रजत शर्मा का इसमें नाम नहीं है, ये एक बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। दीपक चौरसिया का नाम नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रजत शर्मा जो है वो बीजेपी के बड़े क्लोज माने जाते थे। और बीजेपी के क्लोज इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो अरुण जेटली के दोस्त हुआ करते थे। अब अरुण जेटली तो दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज वगैरह में ज्यादातर जो है वो बीजेपी के लीडर्स। अभी हमने एक लेटेस्ट जो है वो आपकी अदालत का एक शो देखा जिसमें अधीर रंजन को भी उन्होंने इन्वाइट किया। और मिमिक्स जो ट्रोल किए जा रहे हैं कि अब जो है इनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है, ये भी कांग्रेस की तरफ जो है वो मर्ड हो रहे हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि अब आप देखो इनमें, जैसे सुशांत सिन्हा की हम बात करते हैं, इन्होंने सुशांत सिन्हा का भी उसमें नाम लिया है। और सुशांत सिन्हा जो है उनकी पत्रकारिता बेशक बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि मुझे तो वो पसंद है, आपको हो सकता है मे भी वो पसंद नहीं हो, लेकिन उनका जो तरीका जो है वो, और जो खबरें जो पेश करने का जो तरीका है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। और सुशांत सिन्हा वो पत्रकार है जिन्होंने जो है वो अरविंद केजरीवाल का जो शीशमहल वाली जो न्यूज थी उसको ब्रेक किया था। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो इस न्यूज चैनल के अगेंस्ट चली गई थी। और उसके ही पत्रकारों, एक लड़की और ये जो आपको पता होगा कि कैमरामैन को जो है वो पंजाब में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद में ये आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है और आम आदमी पार्टी अलायंस का हिस्सा है। तो ये जाहिर सी बात है कि सुशांत सिन्हा का उसमें नाम होना ही होना था। और सुशांत सिन्हा जो है आजकल जो है वो एक शो चलाते हैं, न्यूज की पाठशाला। और वो डिबेट शो नहीं चलाते। अब डिबेट शो नहीं चलाते, अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने डिबेट में जो है अपने प्रवक्ताओं को भेजने के लिए भी मना किया है। तो उन्होंने एक, सुशांत सिन्हा ने मजेदार सा एक जिसको कहते हैं व्यंग्यात्मक एक ट्वीट किया है कि लड़की से ना चेट हुई, ना उसके नंबर है, ना उनसे बात हुई, और फिर भी लड़का कहता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो ये तो एक तरफा बात हो गई। और वो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भाई मैं डिबेट शो चलाता ही नहीं, तो आप मेरी डिबेट में प्रवक्ता कहाँ से भेजोगे, क्योंकि मैं तो शो ही अलग चलाता हूँ। तो ये इनकी मजेदार जो बातें हैं वो सामने आ रही है। इसके अलावा हमने देखा था कि एक बार जो है आम आदमी पार्टी ने हर्षवर्धन त्रिपाठी का भी जो है वो बहिष्कार किया था, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है वो पत्रकार न होकर एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में रहते हैं। और वो जो है वो बड़े, जिसको कहते हैं कि सीधे और सरल शब्दों में जो है वो जो बात कहनी होती है वो कह देते हैं। तो इसलिए जो है वो उनके खिलाफ। लेकिन 2019 से पहले भी एक कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा जो है वो नैरेटिव सेट किया था कि हम जो है वो अपने प्रवक्ताओं को, कुछ खासकर जो पत्रकारों के डिबेट्स होते हैं उनमें हम नहीं भेजेंगे। लेकिन उनको ये था कि इससे नहीं भेजने से उनको क्या फायदा होगा, तो उनको फायदा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में भी उनकी सीट, बीजेपी को तो वो हरा नहीं पाए, उनकी सीटें बढ़ गई। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आप अगर पत्रकारिता को, अगर आप पत्रकारों को अटैक कर रहे हो तो इससे आपका फायदा क्या है। तो अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, हाँ, इसमें एक पत्रकार का नाम और लूंगा मैं, अमीश देवगन। अमीश देवगन के शो जो ज्यादातर होते हैं वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को लेके। इसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि ऐसे वाहियात लोगों को उनको नहीं बिठाना चाहिए अपने चैनल पे, जो एक दूसरे को धर्म को गाली दे। इससे जो है वो सामाजिक जो वैमनस्य जो होता है, सद्भावना जो होती है वो खत्म होती है, क्योंकि लोग जो है वो गलत चीजें सोचने लग जाते हैं। तो उन चीजों से बचना चाहिए। तो ये लेकिन चलो ठीक है, ये अपनी जगह है, लेकिन कड़े सवाल पूछने में अमीश देवगन भी पीछे नहीं रहते। वो भी जो है वो कड़े सवाल पूछते और ये सवाल चुभ जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है ये पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि ये वैसे अगर देखें तो इंडिया जो गठबंधन है, ये इसने बहुत अच्छा नहीं किया। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला बात हो गई कि अब बैल मुझे मार। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनके जब प्रवक्ताओं को हम देखते हैं तो वो जो है वो ज्यादा
तैयारी के साथ नहीं आते हैं। और वो जब आप देखोगे डिबेट्स वगैरह को, तो वो बातों को घुमाते हैं, मतलब एक जो चीज़ पकड़ ली बस वो उसी पे बीच में बोलना, मतलब गलत तरीके से बात करना। और उनसे कोई कड़ा सवाल पूछा जाएगा तो फिर वो बोलेंगे कि आप तो गोदी मीडिया से हो, आप तो जो है वो सरकार के दलाल बने हुए हो। ये पिछले 4-5 सालों से हमने देखा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास जो प्रवक्ता हैं, आप देखो बीजेपी के प्रवक्ताओं की अगर हम बात करें तो सुधांशु त्रिवेदी हो गए, सुधांशु त्रिवेदी के अलावा जैसे गौरव भाटिया हो गए, इनके जो प्रवक्ता है वो सुधांशु त्रिवेदी का तो मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान बंदे हैं, और उनके सामने ये आ जाते हैं बिना तैयारी के साथ में, और बिना तैयारी के साथ में आ जाते हैं तो फिर आपने देखा होगा डिबेट्स में जो है वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी है, अब इसको भी समझना पड़ेगा कि आप जो है वो गलत पिच पे जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। आप जो है वो सही पिच पे जाके बैटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है वो सरकार से जो है वो जिसको कहते हैं कि अपना एक एजेंडा लेके, अपना एक विजन लेके जो है वो सरकार को घेर सकते हो। ऐसे आप सरकार को नहीं घेर सकते क्योंकि आपने जो है एक बहुत आत्मघाती गोल जिसको हम कहते हैं सेल्फ सुसाइड वाला जो गोल है वो आप कर चुके हो। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान की जो आबादी है 80% तक जो है वो सनातन या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और अब आपके ही अलायंस के जो घटक दल थे डीएमके के जो नेता है स्टालिन, उन्होंने जो है वो सनातन को बहुत गलत बोला। ठीक है, आप उसको जो है वो डिफेंड कर रहे हो, आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप डिफेंड कर रहे हो, तो इससे लोगों के सीधे सीधे जो है वो क्या मैसेज आता है ये आपको जो है वो चुनावों में पता चलने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमने देखी है। इसके अलावा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैंने पिछला एक इसी के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि डीएमके का कांग्रेस के साथ में, जब डीएमके के स्टालिन ने ये स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस उसको डिफेंड क्यों कर रही है, तो इनकी आपस में कब से बनती है। तो मैंने वीडियो बनाया था राम सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट था 2007 में, और मैंने आपको बताया था कि उसमें जो टीआर बालू थे वो डीएमके के नेता थे, जो उस वक्त जो थे शिपिंग मिनिस्टर थे। तो ये इनकी जो है वो केमिस्ट्री थी उस वक्त। और उस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन थी, और उनकी चेयरपर्सन होते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि राम जो है वो काल्पनिक है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और उसका नतीजा आपने अगले चुनावों से लेकर अब तक आपने देखा है। और अब आपने एक सेल्फ गोल और कर दिया सनातन के ऊपर जो है वो टिप्पणी करके, और उसके बाद में टिप्पणी करने के बाद में भी आप उससे बचे नहीं। आपके दूसरे जो अलायंस के जो नेता थे उन्होंने भी जो है वो सनातन के खिलाफ जो है वो टिप्पणी की, और आप ही के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता और लीडर जो है आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये बार बार आपको जो है इस बारे में चेता चुके हैं कि आप जो है वो धार्मिक कहीं भी भावनाओं को आहत करने वाला स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि इससे जो है वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान है। लेकिन आपने इन नेताओं को जो है वो साइड कर दिया, अच्छे नेताओं को आपने साइड कर दिया, और चाटुकार जो लीडर्स थे, जो चाटुकार प्रवक्ता थे, वो अपने पार्टी में रखे हुए हैं, और इसी का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हो। आप मानना नहीं मानना ये आपके उसके मर्जी के ऊपर है, क्योंकि ना तो मेरे इतने कोई व्यूवर्स है, ना मेरे पास कोई इतने सब्सक्राइबर है, और ना मैं कोई पत्रकार हूं, ना मैं कोई लीडर हूं। लेकिन फिर भी लोग जो है वो इन चीजों को भलीभांति जो है वो समझते हैं। अब इस सनातन वाली जो टिप्पणी है, इसके बाद में आपने क्या किया, जितने भी जो न्यूज चैनल्स थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना एक एजेंडा बना लिया है चुनावों का, क्योंकि चुनावों से पहले आप ऐसा कोई जो है वो स्टेटमेंट देते हो, भारतीय जनता पार्टी उसको पकड़ती है और उसी पिच पे आपके खिलाफ जो है वो बैटिंग करती है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आपका कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा आपने इसीलिए किया है क्योंकि आप जो है वो सनातन वाली टिप्पणी आप ऑलरेडी दे चुके हो, आपको जनता के मूड का धीरे धीरे पता चल रहा है। आप उससे बचने के लिए आप एक नैरेटिव तैयार कर रहे हो कि हमारा स्टेटमेंट सही था, लेकिन मीडिया ने जो है वो उसको गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि उसके बाद में भी आपके स्टेटमेंट, आप ही के जो लीडर है राहुल गांधी, वो विदेश में जाके हिंदुइज्म पे बात कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुद्दा जो है अभी गर्म था। गलत स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया है तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप डिफेंड कर रहे हो। और शिवसेना की भी यही हालत है। मैंने शिवसेना का भी हिंदुत्व को लेकर ये वीडियो बनाया था कि बाला साहब ठाकरे से लेके और अब तक जो पार्टी हिंदुत्व को अपना चुकी थी और हिंदुत्व की पिच पे लड़ाई लड़ती थी, आज वो गठबंधन के साथ है, इनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं सिर्फ मोदी विरोध के एजेंडे में, कि मोदी को जो है वो सरकार से हटाना है। अब सरकार से हटा नहीं पाएंगे या पाएंगे वो तो अब 2024 में पता चलेगा। लेकिन ये पत्रकारों वाला जो मुद्दा था, ये इसीलिए ये जो है वो तैयार किया गया है क्योंकि इनके पास ना सीट शेयरिंग का जो है अभी फॉर्मूला तैयार हुआ है। इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बोला कि अक्टूबर में जो है हम भोपाल में एक साझा रैली करेंगे। अब अगर आपका शेयरिंग का जो है वो आया नहीं तो आप रैली कैसे करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ऑलरेडी वहां पे रैली कर रहे हैं।
तो अब ये सोचने की बात है, जनता तो जो है वो इन चीज़ों को अब समझना शुरू कर चुकी है और जागरूक भी हो गई है। लेकिन आप जो है मुद्दों को अब घुमाते हो और घुमाने की जब बारी आती है तो आप गलत तरीके से उनको पेश करते हो, क्योंकि अब आप सनातन को गाली देके आप ब्राह्मणवाद पे नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आप उस वक़्त सनातन को नाम नहीं लेके अगर ब्राह्मणवाद पे बात करते, तो शायद जो है वो जनता इस चीज़ को समझ सकती। लेकिन अब जो है वो आपके हाथ से तीर निकल चुका, और निकल गया तीर तो ये वापस आने वाला नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में तो ये कैसे जो है वो नैरेटिव तैयार होगा। और कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो स्पीच दिया है उसमें भी जो है वो सनातन के मुद्दे पे जो है वो इस जो गठबंधन है उसको घेरा भी है, और उन्होंने जो है वो बड़े-बड़े लोगों को इसके साथ में जोड़ दिया, चाहे वो संत रविदास हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, या इसके अलावा जो है वो माता सबरी हो। तो कई चीज़ों को जो है वो इन्होंने इसके साथ में जोड़ दिया, और वो जोड़ के जो है वो अब आपको समझ चुके हैं कि अब आप क्या करने वाले हो, और उसका जो है वो उन्होंने पहले से ही जो है वो पूरा पिच जो है इलेक्शन के लिए वो तैयार कर दिया है। तो ये जो आप पत्रकारिता को जो ये बहिष्कार करके जो गठबंधन है वो क्या करना चाह रहा है, तो ये तो वैसा ही है जैसे इमरजेंसी के टाइम हुआ था कि रातों रात हमने इमरजेंसी लगा दी, जिनको जेल में डालना था उनको जेल में डाल दिया। और इससे मंसूबे ये भी साफ होते हैं कि अगर ये सरकार आती है तो आने वाले समय में क्या ये पत्रकारों को ऐसे ही सलूक, क्योंकि अगर इन्होंने अगर लिस्ट बनाई है पत्रकारों के अगेंस्ट है, तो क्या फिर ये अगर सरकार आती है तो क्या ये इनसे बदला लेंगे? तो ये बड़े जो है अब सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, और इन सवालों के ये कैसे जवाब देते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर एक नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।